to experience something glorious. Unacademy Combat. Compete, crack, conquer. A challenging gate contest engineered to give you an experience like none other. where you put your knowledge to test. and battle it out with the best. To bring out the best in you, Unacademy Combat is the most competitive, gamified contest for gate till date, with the best of the questions by best educators. With detailed video solutions from top educators right after each contest. Combat live with peers to get real-time rankings and win big. Participate in every contest to improve your ratings. Challenging contests every fortnight or alternate Sunday. Live ranking after every question. Big rewards for top rankers. Your passion to crack gate deserves this. Your hard work towards your dream deserves this. Fuel your inner fire for the ultimate gate challenge. Unacademy Combat. Register now. Hello everybody, welcome to Creatrix channel my dear friends. We are live बच्चा. And अभी आपने देखा होगा What is Unacademy Combat? तो बेटा Unacademy Combat एक गेट का महासंग्राम, महायुद्ध होने वाला है, जिसका हिस्सा आप सभी को बनना है और अपने सभी फ्रेंड्स के साथ शेयर भी करना है, क्योंकि जितने ज्यादा बच्चे जुड़ेंगे उतना आपको अपनी एक्चुअल स्टैंडिंग समझ में आएगी, उतना आपको समझ में आएगा कि आप बाकी सभी बच्चों के मुकाबले कहां स्टैंड करते हो. तो इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट दैट ऑल ऑफ यू अटेंड दिस अनअकैडमी कॉम्बैट. अब चलो आते हैं अपने लेक्चर पे बेटा. आज का जो हमारा लेक्चर होने वाला है दैट इज शॉर्ट सर्किट मॉडल ऑफ सिंक्रोनस मशीन. तो हम ये देखेंगे यार, जब सिंक्रोनस मशीन के अंदर फॉल्ट आता है, सिंक्रोनस में जब फॉल्ट आता है तो सिंक्रोनस मशीन के अंदर क्या क्या चेंजेस आते हैं, यानी कैसे एक सिंक्रोनस मशीन रिस्पॉन्ड करती है, कहां करंट इंड्यूस होता है, कहां फ्लक्स बनता है, कौन सा फ्लक्स होता है, ये सारी बातें आज मैं आपको समझाने वाला हूं इस वीडियो के अंदर. और नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग सिमेट्रिकल फॉल्ट वाला पार्ट कंप्लीट कर देंगे. तो बेटा यानी कि आपका फॉल्ट का मेजॉरिटी पोर्शन कल तक कवर हो जाएगा, जिसके बाद बस बचेगा क्या, अनसिमेट्रिकल फॉल्ट. तो आइए स्टार्ट करते हैं अपना लेक्चर. बट बच्चों आपको पता है लेक्चर स्टार्ट करने से पहले बेटा एक लाइक और एक शेयर ये तो बनता है यार, लाइक और शेयर बनता है, ये जरूर कर देना है, ठीक है. बिना सोचे समझे यार लाइक बटन की ना वाट लगा दिया करो, दबा दबा के लाइक इतना कर दिया करो, और सब जनता से शेयर किया करो यार, सब लोगों से शेयर किया करो. फील प्राउड दैट यू आर अ पार्ट ऑफ दिस फ्री एजुकेशन रेवोल्यूशन. और ये चीज शोकेस करो बेटा, ये चीज शोकेस करो कि यस आई एम द पायनियर, यस आई एम द फर्स्ट बैच ऑफ दिस फ्री एजुकेशन रेवोल्यूशन. और बेटा जितना शेयर करोगे, जितना दुनिया को दिखाओगे, उतना दुनिया जानेगी कि यहां पे क्या चल रहा है, कितना बड़ी एक सोच है, कितना बड़ा एक रेवोल्यूशन है. बेटा क्रांति आ गई है गेट और ईएससी एजुकेशन में, और इस चीज को आपको प्राउडली बोलना है दैट यू आर अ पार्ट ऑफ इट, यू आर अ सोल्जर ऑफ दिस रेवोल्यूशन. तो चलिए लेक्चर स्टार्ट करते हैं. बट बिफोर वी स्टार्ट लेट मी इंट्रोड्यूस माई सेल्फ. My dear friends, my name is Ankit Goyal. I got AIR1 twice in GATE in 2014 and 2018. I was awarded the President of India Gold Medal in the year 2013 when I graduated from IIT Indore. Till date, my dear, I have taught more than 1 lakh students in the online and the offline classes, and I am presently working as a director at Unacademy for GATE department. अब बच्चों देखो, फ्री एजुकेशन की जो हम बात कर रहे हैं दैट इज नॉट ओनली अवेलेबल ऑन यूट्यूब. सिर्फ यूट्यूब पे ही फ्री एजुकेशन अवेलेबल नहीं है बेटा, फ्री एजुकेशन अवेलेबल है अनअकैडमी प्लेटफॉर्म पे भी, ठीक है. सर ये कैसे? बेटा अनअकैडमी प्लेटफॉर्म ने ना पूरा एक फ्री स्ट्रक्चर क्रिएट कर दिया है, जिसके अंडर अगर कोई बच्चा सब्सक्रिप्शन नहीं भी लेता तो भी वो एक अच्छी रैंक लाने का सपना देख सकता है, और उसके इस सपने में जान डालता है अनअकैडमी. कैसे बेटा? सबसे पहली बात, आपको मिलेंगी वहां पे फ्री स्पेशल क्लासेस. इंडिया के सभी टॉप टीचर्स की फ्री क्लास आप अटेंड कर सकते हो. और बेटा ये जो फ्री क्लास होती है ना, ये इन टॉपिक्स पे लगते हैं विच आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स इन द गेट एग्जाम. तो जो सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं वो आपको बहुत ही बेहतरीन वे में बेहतरीन एजुकेटर्स कवर कराते हैं. और सिर्फ इतना ही नहीं, ये तो यूट्यूब पे भी हो रहा है. फिर एक्स्ट्रा क्या है बेटा, यूट्यूब पे बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जो पॉसिबल नहीं हो पाती, जैसे क्विज हो गया, टेस्ट सीरीज हो गया, कॉम्बैट हो गया, प्रैक्टिस सेशंस हो गए. बेटा ये चीजें ना यूट्यूब पे उतना अच्छा नहीं होती हैं,
बिकॉज वी आर नॉट एबल टू ट्रैक इट। जैसे मैं आपको एक एग्जांपल दूं, अभी डेली मैं 2 स्पेशल क्लास ले रहा हूं, शाम को 4 बजे और 8:30 बजे, और दोनों में मैं क्वेश्चन करा रहा हूं। लेकिन मैं क्वेश्चन जब अनअकैडमी ऐप पे कराता हूं तो क्या होता है, वहां बच्चे आंसर पोलिंग में सबमिट करते हैं तो उनका आंसर सेव हो जाता है, मालूम चलता है एक एक बच्चे ने कितने करेक्ट कितने इनकरेक्ट दिए हैं, फिर वहां पे रैंकिंग भी मिलती है। अब बेटा ये सब चीजें तो YouTube पे नहीं हो सकती ऑब्वियसली, तो इसी वजह से अनअकैडमी ऐप आपकी तैयारी को एक कदम आगे लेके जाता है, बिकॉज इट इज मेंट फॉर एजुकेशन। तो आप जरूर डाउनलोड कर लो यार, आप सब्सक्रिप्शन लो मत लो डजंट मैटर, बट जो फ्री इनिशिएटिव्स हैं उसका बेनिफिट जरूर लेना। अब देखो, अगर आपको मेरी क्लासेस पसंद आती हैं तो यार मैंने आपके लिए ना पूरी सारी क्लासेस जितनी भी मैंने अनअकैडमी ऐप पे लिए एक जगह अरेंज कर दी हैं, tinyurl.com/ankit और सिर्फ वो क्लासेस नहीं जो अब तक लिए, जो आगे लेने वाला हूं बेटा, वो भी आपको अपकमिंग स्पेशल क्लासेस में लिंक बाय लिंक मिल जाएंगी, टाइम भी मिलेगा, डेट भी मिलेगी, टॉपिक लिंक सब मिलेगा। तो आप अपना शेड्यूल इस अकॉर्डिंग प्लान कर सकते हो कि मेरी कौन कौन सी क्लासेस लगने वाली हैं। और बेटा अभी दिसंबर मंथ में मैं ज्यादा फोकस क्वेश्चन पे कर रहा हूं, तो मेक श्योर कि आप लाइव अटेंड करें, वरना क्वेश्चन बेटा रिकॉर्डेड फॉर्म में देख के कुछ नहीं होता। क्वेश्चन जब वो टाइमर के साथ बनाया जाता है ना, तब आपकी मेहनत रंग लाती है। तो बाद में रिकॉर्डेड देख भी लोगे तो क्वेश्चन का क्या है। इसके अलावा देखो यार, इंडिया की सबसे पहली वीडियो बुक हमने लॉन्च की है गेट और ईएसी में, जिसमें इस चैनल के सारे वीडियो, सारे पीडीएफ चैप्टर बाय चैप्टर बेटा, सब्जेक्ट बाय सब्जेक्ट आपको दे दिए गए हैं। तो बेटा इतना तो कोई पेड कोर्स में अरेंज करके नहीं देता जितना आपको फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड किया जा रहा है। बच्चों इसका आपको फायदा उठाना है और इस चैनल से 1 to 100 सारी रैंक लगाना है। इस साल बेटा गेट 2021 में आग लगा देनी है, तूफान ले आना है मेरे बच्चों, आप करके दिखाओगे। हम अपने एंड से जितना कर सकते थे मेरे बच्चों, हमने सारा कुछ कर दिया है, बट एक टीचर का जो रोल है बच्चे की तैयारी में, इट कांट बी मोर देन 20-25%। बाकी 75% मेरे बच्चों आपका जुनून, आपकी मेहनत है। बस वो 75% अपना लगा देना, वरना मेरा ये जो 25% का इन्वेस्टमेंट है, मेरी टीम का ये जो इन्वेस्टमेंट है, ये डूब जाएगा। हम लोगों ने आप पे भरोसा करके इन्वेस्ट किया बेटा, अब उस भरोसे को सफल बनाने का टाइम आ गया है। और जो बच्चे प्लस पे आ सकते हैं बेटा, अनअकैडमी सब्सक्रिप्शन ले लो। प्लस सब्सक्रिप्शन में आपको मिलते हैं सभी टॉप एजुकेटर के लाइव क्लास, वो घर के लिए होमवर्क के लिए देते हैं डेली प्रैक्टिस पेपर, संडे आपका होता है टेस्ट जिससे आपको पता लगता है वेयर यू आर स्टैंडिंग और पिछले 6 दिन में आपने कितना पढ़ा। इसके अलावा बेटा आपको मिलते हैं क्वेश्चन बैंक, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, डाउट क्लियरिंग, सारे डाउट्स आपके क्लियर कर दिए जाते हैं बाय द टॉप एजुकेटर्स। तो बेटा जब एक भी डाउट नहीं बचेगा तो रैंक तो अपने आप सुधरेगी। इसके अलावा देखो दूसरा सब्सक्रिप्शन है आइकॉनिक, वो इसका बड़ा भाई है। ये जितना कुछ देगा वो तो बेटा आइकॉनिक भी देगा, लेकिन साथ साथ आइकॉनिक आपको क्या देगा, एक पर्सनल कोच। ये पर्सनल कोच आपको दिन रात गाइड करेगा और आपको रास्ते पे रखेगा, ट्रैक पे रखेगा, कहीं आप भटक ना जाओ बेटा। क्योंकि सबसे ज्यादा प्रॉब्लम क्या होती है ना, गेट की तैयारी स्टार्ट करते हैं 1 लाख बच्चे, इलेक्ट्रिकल में, इलेक्ट्रिकल की मैं बात कर रहा हूं, 1 लाख बच्चे, बट उसमें से सही ट्रैक पे चलने वाले सिर्फ 5 से 7 हजार बच्चे होते हैं। और मेरा एम है एटलीस्ट मेरे साथ जुड़ के कम से कम 10 से 15 हजार बच्चे तक ये नंबर को लेके जाना है हमें। तो बेटा आइकॉनिक में आपके साथ एक डेडिकेटेड कोच रहेगा जो हर समय ये मॉनिटर करेगा वेदर यू आर गोइंग इन द राइट डायरेक्शन और नॉट। ये आपका टाइम मैनेजमेंट का शेड्यूल बनवाएगा, आपको मंथ वाइज स्ट्रेटेजी बताएगा। और सिर्फ इतना ही नहीं बेटा, जो आपके टॉप एजुकेटर हैं जैसे मैं हो गया, विशाल सर हो गए, इन सबके भी आपके साथ जूम कॉल के थ्रू सेशन लगते हैं जहां आप पर्सनली बात करके कोई भी क्वेरी है रिलेटेड टू प्रिपरेशन वो शेड्यूल कर सकते हो, पूछ सकते हो इन द स्टडी बूस्टर सेशन। इसके अलावा आपके टेस्ट का एनालिसिस करके बताया जाता है आपकी स्ट्रेंथ और वीकनेस क्या है। तो बेटा एक तो एनालिसिस जनरल जनता को दिख रहा है, एक है आपको जो 1 to 1 दिया जा रहा है। इसके अलावा स्टडी मटेरियल एडिशनल मिलेगा, एक्स्ट्रा मिलेगा। और बेटा सेम डे आपका डाउट क्लियर किया जाएगा, तो यू विल बी गिवन अ सेपरेट डाउट सॉल्विंग फीचर। और बेटा इतना सब करने के लिए करना क्या है, अनअकैडमी ऐप पे जाना है, गेट सब्सक्रिप्शन कर देना, बाकी तो तुम लोग इंजीनियर हो, फिगर आउट कर ही लोगे। तो बेटा कोड एक ही लगता है, अंकित ESE। इस कोड से आपका फ्री प्लान भी अनलॉक होता है मेरे बच्चों, प्लस भी आपका अनलॉक होता है, और इसी से आइकॉनिक भी चलता है। तो कोड एक, काम अनेक, ठीक है, एक ही कोड से। अब बेटा यार कंप्यूटर जी को पासवर्ड बता दो, आप कंप्यूटर जी को पासवर्ड बता दो,
क्योंकि आप जानते हो मेरा डिजिटल बोर्ड आप लोगों के पासवर्ड के बिना नहीं चलता। मेरी सुनता कहां है, मानता ही नहीं है, कहता है भाई बच्चे बोलेंगे तभी आगे बढ़ेंगे। तो बता दो यार क्या पासवर्ड है, दे दो यार, बहुत देर से इंतजार कर रहा है। यस 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 मेरे बच्चों, बिल्कुल। लेट्स क्रैक इट, लेट्स क्रैक इट, लेट्स क्रैक द फॉल्ट एनालिसिस। और शुरू करते हैं एकदम जोश में शुरू करते हैं और मचा देंगे यार आज इस टॉपिक में। अब देखो यार शॉर्ट सर्किट मॉडल क्या होता है। अब बात यह आती है कि सिंक्रोनस मशीन में जब फॉल्ट आ गया, यानी जब सिंक्रोनस मशीन शॉर्ट सर्किट हो गई, तब उसका बिहेवियर कैसा होगा। तो यार इसको समझने के लिए ना दो चीजों पे ध्यान देना बहुत जरूरी है। सबसे पहले आप एक बात को यह समझो कि सिंक्रोनस मशीन में बेटा जब कभी फॉल्ट आता है, तो वहां पे आर्मेचर करंट का पावर फैक्टर बनता है लैगिंग, जिस कारण से आर्मेचर करंट हो जाता है या आर्मेचर रिएक्शन हो जाता है डीमैग्नेटाइजिंग। देखो दिखाता हूं, लेट मी शो दिस टू यू। मैं क्या कहना चाह रहा हूं यार, देखो एक सिंक्रोनस मशीन का सिंपल सा सर्किट ले लो आप, ठीक है। ये एक तरह से ये समझो मेरा रफ पेज है, ठीक है। तो ये लेक्चर में तो रहेगा लेकिन बेटा नोट्स में नहीं जाएगा, ये सिर्फ आपको एक्सप्लेन करने के लिए यूज कर रहा हूं, जस्ट लाइक अ रफ पेज। अब मान लो यार यहां पे फॉल्ट आया, तो ये जो करंट आएगा ना IA, ये करंट क्या होगा बच्चों, EF/JXS, है ना। तो ये बनेगा EF/XS एट एन एंगल -90। आ गया ना आर्मेचर करंट लैगिंग। अब बच्चों अगर आर्मेचर करंट लैगिंग आ गया यार, तो आपका आर्मेचर रिएक्शन कैसे होगा। देखो ये फील्ड MMF, ये EMF। अब आर्मेचर करंट EMF से 90 डिग्री लैग कर रहा है, तो बेटा ये जो FAR आएगा ये तो IA के फेज में आएगा ना, तो ये FAR इज डीमैग्नेटाइजिंग। FAR इज, यही मैंने आपको बोला कि फॉल्ट आने पे बेटा आर्मेचर रिएक्शन का नेचर डीमैग्नेटाइजिंग होता है। डीमैग्नेटाइजिंग होता है मेरे बच्चे। अगर आर्मेचर रिएक्शन का नेचर डीमैग्नेटाइजिंग हुआ तो ये फील्ड वाइंडिंग के फ्लक्स को कम करने की कोशिश करेगा। अब यार जब ये कम करने की कोशिश करेगा तो एक थ्योरम होती है दैट द फ्लक्स कैन नॉट चेंज इंस्टेंटली, इसे कहते हैं कांस्टेंट फ्लक्स लिंकेज थ्योरम। तो बेटा ये थ्योरम ऐसा कह रही है कि फ्लक्स अचानक से नहीं बदल सकते, फ्लक्स अचानक से मेरे बच्चे नहीं बदल सकते। अगर ऐसा हुआ कि फ्लक्स कैन नॉट बी चेंज सडनली, तो बच्चों फिर क्या होगा, तो फिर बेटा ये जो आर्मेचर रिएक्शन फ्लक्स को गिराने की कोशिश कर रहा है, इसे कुछ ना कुछ अपोजिशन मिलना चाहिए, इसे कुछ ना कुछ अपोजिशन जरूर मिलना चाहिए मेरे भाइयों, मेरे बच्चों, इसको अपोज करना जरूरी है। अच्छा दूसरी बात समझो, फॉल्ट आने पे जो करंट होता है ना ये बहुत हाई हो जाता है। सर हाई क्यों हो जाता है, बेटा E/X है, X की वैल्यू बहुत ज्यादा हाई नहीं होती, 25-30 ओम होती है, तो बहुत ही ज्यादा मात्रा में करंट फ्लो करता है, यानी आर्मेचर रिएक्शन भी बहुत हाई होगा, यानी कि ये फ्लक्स को एकदम एक लार्ज अमाउंट से गिराने की कोशिश करेगा। ये कोशिश करेगा कि फ्लक्स के अंदर एक बड़ा ड्रॉप आए, तो इसे अपोज करना पड़ेगा, क्योंकि हमारी थ्योरम ये कहती है, हमारे सिस्टम का नेचर ऐसा है दैट फ्लक्स कैन नॉट बी चेंज इंस्टेंटली। इसको मैं एक और नाम से जानता हूं, मैग्नेटिक इनर्शिया। इनर्शिया क्या होता है, देखो इनर्शिया इज अ प्रॉपर्टी बाय विच एनी सिस्टम अपोजेस द चेंज इन स्टेट। तो मैग्नेटिक इनर्शिया क्या है, अब द प्रॉपर्टी ऑफ अ सिस्टम टू अपोज द चेंज इन फ्लक्स। तो बेटा फ्लक्स के चेंज को तो अपोज करना है, आर्मेचर रिएक्शन गिराने की कोशिश करेगा तो कोई ना कोई उसके अगेंस्ट जाके फ्लक्स को बढ़ाने की कोशिश करे। अब ये काम दो लोग करते हैं, एक तो फील्ड वाइंडिंग और एक मेरे बच्चे डैम्पर वाइंडिंग। लेकिन डैम्पर वाइंडिंग सिर्फ किस में होगी, सेलिएंट पोल में होगी, बट फील्ड और डैम्पर ये दोनों का काम करते हैं फ्लक्स को वापस से इंक्रीज करने का। ध्यान से देखो, यहां पे मैंने आपको रोटर का डिजाइन दिखाया है, ये जो गोल्डन कलर की कॉइल दिख रही है कॉपर की कॉइल है, दिस इज द फील्ड वाइंडिंग, और ये जो रॉड दिख रही है ये है डैम्पर वाइंडिंग या डैम्पर बार। तो इनके अंदर बेटा एक करंट इंड्यूस होगा, एक फ्लक्स बनेगा, और ये फ्लक्स क्या करेगा, आर्मेचर रिएक्शन को काटेगा, ताकि टोटल फ्लक्स क्या रहे, कांस्टेंट।
तो टोटल फ्लक्स कांस्टेंट रखने के लिए दे विल कट द आर्मेचर रिएक्शन, और इस कंडीशन को कहते हैं सब ट्रांजिएंट कंडीशन। ठीक है, यही सब चीजें लिखी हुई हैं यहां पे, बट ये आपके नोट्स के लिए। उम्मीद करता हूं कि आपको समझ आया कि गेम क्या हो रहा है यहां। ठीक है, अब बेटा इसी चीज को समझने का एक और तरीका होता है। सर क्या तरीका होता है? देखो, तरीका कुछ ऐसा होता है कि हम स्टेबिलिटी में पढ़ते हैं एक स्विंग इक्वेशन, ये मैं आपको स्टेबिलिटी में पढ़ाऊंगा, बट इसके बारे में मैंने मशीन्स के अंदर भी थोड़ा बात किया है। अब देखो, ये जनरेटर के लिए बेटा पीएस बच्चों आपका होता है शाफ्ट इनपुट, यानी जनरेटर के शाफ्ट पे प्राइम मूवर या टरबाइन से जो इनपुट आ रहा है, और पीई होता है मेरे बच्चों इलेक्ट्रिक आउटपुट। क्या होता है? इलेक्ट्रिक आउटपुट, यानी जो पावर जनरेटर डिलीवर कर रहा है। यार अब जैसे ही फॉल्ट आता है ना, क्या होता है? फॉल्ट आते के साथ आपका ग्राउंडिंग आ गया। अब इस केस में बेटा रियल पावर ना के बराबर हो जाती है। अब आप कहोगे सर ऐसा कैसे? देखो फिर समझाता हूं, ऐसा कैसे ये समझाता हूं। यार देखो, फॉल्ट आने पे सिस्टम में क्या बचेगा? जैसे जनरेटर है, ये ट्रांसफॉर्मर हो गया बच्चों आपका, ये हो गई आपकी ट्रांसमिशन लाइन, और मान लो यहां आ गया फॉल्ट। ठीक है, अब ये जनरेटर की रिएक्टेंस है XD, ट्रांसफॉर्मर की XT और लाइन की X लाइन, यहां पे है EMF। ठीक है, तो बेटा when all elements are reactants, तो पावर कंज्यूम्ड is your reactive power Q, पावर कंज्यूम्ड is your reactive power Q। ये रियल पावर तो हो नहीं सकती। अब आप कहोगे सर ये बात तो तब भी होनी चाहिए थी जब लोड लगा था। नहीं मेरे बच्चे, देखो जब यहां लोड लगा था यार, तो लोड एक रियल पावर मांग रहा था, लोड को एक रियल पावर चाहिए थी। ठीक है, लेकिन जब आपने ग्राउंडिंग कर दी तो ये लोड तो शॉर्ट हो गया, ये लोड शॉर्ट हो गया। अब पूरे सिस्टम में बच क्या गया? सिर्फ रिएक्टेंसेस, और बेटा रिएक्टेंसेस रियल पावर नहीं कंज्यूम करते, दे ओनली कंज्यूम द रिएक्टिव पावर। इसीलिए मैंने क्या बोला कि फॉल्ट आने पे ये जो रियल पावर है ये ऑलमोस्ट जीरो हो जाती है। तो बेटा ये PS माइनस PE पॉजिटिव आ जाएगा, ग्रेटर देन जीरो आ जाएगा। अगर मेरे बच्चे ग्रेटर देन जीरो आ गया तो ये एक्सेलरेशन पॉजिटिव आ गई। ये एक्सेलरेशन अगर पॉजिटिव आ गई तो रोटर की स्पीड बढ़ेगी। बात को ध्यान से समझो, जैसा मैंने देखो यहां पे दिखाया भी है। तो ये जो बेटा आपका रोटर है ना, ये आपका रोटर घूमने लगेगा NR से, और ये जो मैग्नेटिक फील्ड घूम रही है ये घूमेगी NS से, और ये रोटर बेटा आपका NR जो होगा NS से ज्यादा हो जाएगा। अगर आपका PE जीरो हो गया तो ये d स्क्वायर डेल्टा बाई dt स्क्वायर विल बी पॉजिटिव, सो रोटर विल एक्सेलरेट। ये एक्सेलरेशन है, पॉजिटिव एक्सेलरेशन का मतलब होता है स्पीड का बढ़ना। तो बेटा स्पीड बढ़ने लग जाएगी। अब अगर मेरे बच्चों NR बढ़ा हो गया NS से, NR अगर बढ़ा हो गया NS से, तो ये जो मैग्नेटिक फील्ड है इसके अंदर रिलेटिव स्पीड आ गई विद रिस्पेक्ट टू रोटर। ध्यान से समझना, अगर रोटर और मैग्नेटिक फील्ड एक साथ ना घूमे, अलग अलग स्पीड पे घूमे, तो इनके बीच में क्या आ गया? रिलेटिव मोशन। अब मेरे बच्चों आप एक चीज जरूर जानते हो, रिलेटिव मोशन से बनने वाले EMF को कहते हैं डायनामिक EMF। क्या कहते हैं? डायनामिक EMF। तो मैग्नेटिक फील्ड NS से घूम रही है, रोटर NR से घूम रहा है, तो इन दोनों में रिलेटिव स्पीड आ जाने से क्या होता है? इट लीड्स टू अ डायनामिक EMF इन द रोटर। डायनामिक EMF आएगा। अब रोटर पे भैया कौन सी वाइंडिंग है? एक तो फील्ड वाइंडिंग है और दूसरी है डैम्पर बार। तो इसमें आपका डायनामिक EMF बनेगा, फील्ड वाइंडिंग और डैम्पर बार में बनेगा डायनामिक EMF। क्या बनेगा? डायनामिक EMF। ध्यान से सोचो एक बार, फिर से समझो। जैसे ही फॉल्ट आया तो आपकी जो पावर कंज्यूम्ड थी दैट वाज रिएक्टिव पावर, तो रियल पावर बिकम्स ऑलमोस्ट जीरो, ड्यू टू विच रोटर एक्सेलरेट्स।
If the rotor accelerates, its speed becomes more than ns. If the speed becomes more than ns, the rotating magnetic field produces an EMF in the field winding and the damper winding. और जिस कारण से क्या बनेगा, करंट, और क्या बनेगा, फ्लक्स. तो मैंने आपको एक तो देखो अप्रोच बताई कांस्टेंट फ्लक्स लिंकेज थ्योरम से कि आर्मेचर रिएक्शन फ्लक्स को गिराने की कोशिश करता है, जिस कारण से फील्ड वाइंडिंग और डैम्पर वाइंडिंग फ्लक्स को बढ़ाने की कोशिश करते हैं बाय अ करंट थ्रू देम. दूसरा मैंने आपको रिलेटिव मोशन से बताया कि फील्ड और डैम्पर वाइंडिंग में रिलेटिव मोशन आ जाएगा विद रिस्पेक्ट टू मैग्नेटिक फील्ड, तो उसमें ईएमएफ और करंट इंड्यूस होगा which leads to फ्लक्स प्रोडक्शन. ठीक है, तो बेटा यही चीज समझने के दो तरीके हो गए अब आपके पास, है ना. मैक्सिमम किताबों के अंदर मेरे बच्चों आपको वो डीमैग्नेटाइजिंग वाला ही एक्सप्लेनेशन मिलेगा. ये एक्सप्लेनेशन मैंने स्पेशली आप लोगों के लिए प्रोसेस किया, एनालाइज किया, सोचा है, तब मैं लेकर के आया हूं कि किस तरह से एक और तरीका हो सकता है इसको ज्यादा प्रैक्टिकल वे में विजुअलाइज करने का. अब जल्दी से मुझे बता दो, ये दोनों चीजें चमकी के नहीं, ये आप सब लोगों को चमका के नहीं चमका, मजा आया कि नहीं आया यार. ये एक्सप्लेनेशन मेरा खुद का है जो कि आपको ज्यादा डिटेल्ड इंसाइट देता है कि कैसे फील्ड और डैम्पर वाइंडिंग में एक एक्स्ट्रा करंट आ गया ड्यू टू फॉल्ट. समझ गए. अब देखो मेरे बच्चों, सब ट्रांजिएंट कंडीशन वो है जहां फील्ड और डैम्पर दोनों के अंदर एक करंट इंड्यूस हो गया इन ऑर्डर टू अपोज द आर्मेचर रिएक्शन. तो मॉडल के अंदर मेरे बच्चों देखो यहां पे क्या क्या आ गया. मॉडल के अंदर देखो पहले आता था लीकेज और आर्मेचर रिएक्शन, तो लीकेज तो अभी भी है यार, और आर्मेचर रिएक्शन भी अभी भी है, लेकिन इसके पैरेलल में आ गई फील्ड वाइंडिंग और डैम्पर वाइंडिंग. अब आपके दिमाग में एक क्वेश्चन उठना चाहिए, चलो सर ये तो मान लिया कि फील्ड और डैम्पर वाइंडिंग में करंट आ रहा है, एक फ्लक्स आ रहा है, और जैसे आर्मेचर के फ्लक्स को XAR से दिखाते हो, आपने फील्ड और डैम्पर के फ्लक्स को किससे दिखा दिया, रिएक्टेंस से. लेकिन पैरेलल ही क्यों, पहले ये बात समझ आई. देखो लीकेज फ्लक्स को दिखाते हैं लीकेज रिएक्टेंस से, आर्मेचर फ्लक्स को आर्मेचर रिएक्टेंस से, इसी तरह से बेटा फील्ड और डैम्पर वाइंडिंग के फ्लक्स को उनकी रिएक्टेंसेस से. लेकिन बात है पैरेलल ही क्यों. तो वापस बेसिक पे चलते हैं. मैंने आपको क्या बताया, ये वाइंडिंग्स करंट क्यों कैरी कर रही हैं, इन ऑर्डर टू अपोज द आर्मेचर रिएक्शन या फिर इन ऑर्डर टू कैंसिल द आर्मेचर रिएक्शन. तो यार आप ये जानते हो कि ये जो पैरेलल कॉम्बिनेशन बनेगा ये इंडिविजुअल वैल्यू से कम होता है ना, तो समझ सकते हो आर्मेचर रिएक्शन कम हो गया. समझ सकते हो इस तरह से पैरेलल लगाने से रिएक्टेंस कम हो गई तो आर्मेचर रिएक्शन रिड्यूसेस. या दूसरा तरीका समझो यार, देखो पहले XAR में से पूरा IA करंट फ्लो कर रहा था, अब यार ये IA ना 3 भाग में बढ़ जाएगा, तो मैं ये कह सकता हूं करंट थ्रू XA डिक्रीजेस. तब भी तो आप ये कह सकते हो IXA डिक्रीजेस, तो आर्मेचर रिएक्शन रिड्यूसेस. यार फील्ड और डैम्पर वाइंडिंग का एक ही लक्ष्य है, एक ही मोटिव है कि आर्मेचर रिएक्शन को खत्म करना है, आर्मेचर रिएक्शन को काटना है. इसीलिए हमने क्या लगाया, पैरेलल में. तो पैरेलल में लगाने से मेरे बच्चों ये जो इक्विवेलेंट रिएक्टेंस बनेगी इसे कहते हैं XD डबल डैश. सब ट्रांजिएंट आता है डबल डैश से, प्लस पैरेलल कॉम्बिनेशन करोगे. पैरेलल कैसे लोगे, 1/XA 1/XF और 1/XDW. ठीक है, ये हो जाता है मेरे बच्चों आपका सब ट्रांजिएंट रिएक्टेंस. मैंने आपको पहले भी बताया था ना, जनरेटर के 3 रिएक्टेंस हैं, सब ट्रांजिएंट, ट्रांजिएंट, स्टेडी स्टेट. इनका मैं आपको पूरा मतलब समझाऊंगा. तो एक बार वापस से रिवाइज कर लेते हैं यार. सबसे पहले फॉल्ट आया, आर्मेचर रिएक्शन बना डीमैग्नेटाइजिंग, उसने फ्लक्स को गिराने की कोशिश करी, लेकिन फ्लक्स एकदम से बदल नहीं सकता, तो फील्ड और डैम्पर वाइंडिंग में करंट आ गया. इनका करंट जो आया उसने आर्मेचर रिएक्शन को काटा. काटना हमने कैसे दिखाया, बाय मींस ऑफ पैरेलल कनेक्शन. दिस इज कॉल्ड एज सब ट्रांजिएंट.
और सब ट्रांजिएंट पिछले वीडियो के अंदर मैंने आपको डीसी ऑफसेट की टर्म्स में भी बताया था कि पहली 2 साइकिल सब ट्रांजिएंट, उसके बाद ट्रांजिएंट और बच्चों लास्ट में स्टेडी स्टेट। अब अगली कंडीशन है ट्रांजिएंट। अब देखो यार, फील्ड वाइंडिंग का मकसद होता है फ्लक्स बनाना, और रेजिस्टेंस फ्लक्स नहीं बनाता, फ्लक्स बनाता है इंडक्टर। डैम्पर वाइंडिंग का काम है ऑसिलेशंस को खत्म करना, लॉस करवाना, एनर्जी को वेस्ट करना, ताकि ऑसिलेशंस खत्म हो जाएं। और एनर्जी लॉस कौन कराता है? रेजिस्टेंस। तो बेटा एक चीज आप याद रख सकते हो कि रेजिस्टेंस ऑफ डैम्पर वाइंडिंग इज ऑलवेज ग्रेटर देन रेजिस्टेंस ऑफ द फील्ड वाइंडिंग। फील्ड वाइंडिंग से ज्यादा होगा। इस वजह से मेरे बच्चों L/R रेशियो of damper winding will be less than L/R ratio of field winding। वैसे भी फील्ड वाइंडिंग बनाई ही इसलिए फ्लक्स पैदा करने के लिए, तो उसकी इंडक्टेंस भी हाई रखोगे ना। अरे भाई उसकी इंडक्टेंस हाई रखोगे तभी ना वो फ्लक्स बनाएगी। इसका मतलब क्या हुआ? टाइम कांस्टेंट ऑफ डैम्पर वाइंडिंग इज लेस देन टाइम कांस्टेंट ऑफ फील्ड वाइंडिंग। अब देखो आपकी जो डैम्पर और फील्ड वाइंडिंग में करंट आया आर्मेचर रिएक्शन को काटने के लिए, ये ट्रांजिएंट था, ये किसी सोर्स से नहीं आया, ये तो स्पीड में फ्लक्चुएशन हुई या कांस्टेंट फ्लक्स लिंकेज के कारण आया। यानी ट्रांजिएंट कभी ना कभी तो डीके होगा, लेकिन टाइम कांस्टेंट डैम्पर का कम है तो पहले डीके किसका होगा? डैम्पर का। तो बेटा इसीलिए यहां से XDW रिमूव कर दिया। तो अगला पीरियड आपका कौन सा है जिसमें डैम्पर का ट्रांजिएंट खत्म हो जाता है? तो फिर सिर्फ किसका ट्रांजिएंट बचता है बच्चा? फील्ड वाइंडिंग का। समझ आया? आपकी डैम्पर वाइंडिंग का टाइम कांस्टेंट कम है तो उसका ट्रांजिएंट जल्दी डीके होगा, तो बचेगा सिर्फ किसमें? फील्ड में। तो यहां पे जो रिएक्टेंस आती है उसे कहते हैं ट्रांजिएंट रिएक्टेंस। ट्रांजिएंट सिंगल डैश से दिखाओगे। अब देखो यहां पे क्या बचेगा? यहां बचेगा सिर्फ आर्मेचर रिएक्शन और फील्ड वाइंडिंग। सिर्फ आर्मेचर रिएक्शन और मेरे बच्चे फील्ड वाइंडिंग, ये बचेगा। अब ये आ गई ट्रांजिएंट रिएक्टेंस। तो देखो पहले 3 थी पैरेलल में, अब 2 हैं, तो ऑब्वियसली यार जितना ज्यादा पैरेलल में लगाओगे वैल्यू छोटी आती है, तो कम वैल्यूज हैं अगर पैरेलल में तो वैल्यू बड़ी आएगी। पहले 3 थी पैरेलल में तो वैल्यू छोटी आ रही होगी, अब 2 ही हैं पैरेलल में तो वैल्यू बड़ी आ जाएगी। अब इसके बाद तीसरा रीजन होता है यार स्टेडी स्टेट। हम क्या कहते हैं? पहले डैम्पर वाइंडिंग का ट्रांजिएंट खत्म हुआ, इसके बाद ट्रांजिएंट किसका खत्म हुआ? फील्ड वाइंडिंग का। तो क्या बच गया? बस आर्मेचर रिएक्शन। तो बेटा सिंपल है, जो आप सिंक्रोनस रिएक्टेंस भी कहते हो, लीकेज प्लस आर्मेचर रिएक्शन, ये हो जाती है स्टेडी स्टेट रिएक्टेंस, जिसको आप मशीन के अंदर सिंक्रोनस रिएक्टेंस भी कहते हो। ठीक है? इस दौरान कोई ट्रांजिएंट नहीं है, ना तो फील्ड वाइंडिंग में ना ही डैम्पर में, यहां कोई पैरेलल कनेक्शन नहीं है, तो बेटा ये XD' से बड़ी होगी। तो बेसिकली ऑर्डर क्या आ गया? ऑर्डर ये आ गया XD" सबसे छोटा, फिर XD' और फिर XD। इतनी बात क्लियर हुई? अब देखो मेरे भाई, अगर आप यहां पे ये मान के चलो कि फॉल्ट आया है, तो आप फॉल्ट करंट कैसे बताएंगे? आप बताएंगे बच्चों EMF बाय रिएक्टेंस से। तो मैं कह रहा हूं जब XD" सबसे छोटा है तो EMF बाय XD" सबसे बड़ा होगा। होगा कि नहीं? जल्दी बताओ, सबसे बड़ा होगा ना? तो हम यही कह देते हैं यार, सब ट्रांजिएंट रीजन में फॉल्ट करंट सबसे बड़ा, देन ट्रांजिएंट एंड देन स्टेडी स्टेट। तो रिएक्टेंस वक्त के साथ बढ़ती जाती है, सब ट्रांजिएंट से लेके स्टेडी स्टेट तक रिएक्टेंस बढ़ती जाती है, और मेरे बच्चे करंट घटता जाता है, करंट घटता जाता है। लेकिन ये कौन सा करंट है यार? ये टोटल फॉल्ट करंट नहीं है जो कल पढ़ा था, ये है आपका सिर्फ उसका सिमेट्रिकल या AC कंपोनेंट। क्योंकि यार रिएक्टेंस की बात हो रही है तो आप बात DC ऑफसेट की थोड़ी करोगे। रिएक्टेंस किसमें डिफाइंड है? रिएक्टेंस डिफाइंड है AC एनालिसिस में। तो ये AC कंपोनेंट की मैं बात कर रहा हूं। यानी कल तो मैंने आपको ये बताया था AC कंपोनेंट कांस्टेंट है और DC वाला एक्सपोनेंशियली डीकेइंग है।
लेकिन आज कहानी मैंने थोड़ी सी बदल दी, मैंने ये बोला एसी वाला भी समय के साथ गिरता है। कल हमने क्या देखा था, एक तो साइनोसोइडल करंट था, याद करो, Vm बाय मॉड Z साइन ओमेगा टी प्लस अल्फा माइनस थीटा। एक तो करंट ये था कल, इसका मैग्नीट्यूड Vm बाय मॉड Z फिक्स था। लेकिन बच्चों हमने बोला था डीसी ऑफसेट डीकेइंग है, e की पावर माइनस टी बाई टाउ। आज मैं कह रहा हूं जो कल आपने Vm बाय मॉड Z कांस्टेंट माना था वो भी समय के साथ गिरता है। क्यों गिरता है? क्योंकि बेटा रिएक्टेंस बढ़ती जाती है। यानी ये मान लो Vm बाय मॉड Z में अगर मॉड Z बढ़ने लगा तो Vm बाय मॉड Z भी गिरने लगेगा। तो आपको क्या याद रखना है कि डीसी ऑफसेट तो डीकेइंग होता ही है, लेकिन एसी करंट भी डीकेइंग आता है। व्हाई डज इट डीके, व्हाई डज इट फॉल? बिकॉज द रिएक्टेंस इंक्रीजेस विद टाइम। समझ गए? तो जल्दी से यार मुझे थम्स अप दे दो चैट के अंदर, जल्दी से आप लोग इमोजी बना दो थंब का, अदरवाइज लिख दो चमका, चमक गया सर, ऐसा लिख दो यार। मजा आ जाता जब आप लोग लिखते हो कि चमक गया, आपको समझ आया, देख के बड़ी खुशी होती है यार, देख के बड़ी खुशी होती है। ठीक है, अब देखो ये है आपका एसी करंट, समझ रहे हो? एसी करंट यार शुरुआत में कितना था, E बाय एक्स डी डबल डैश। फिर यार ट्रांजिएंट रीजन में आके क्या हुआ, E बाय एक्स डी डैश। और फिर मेरे बच्चे स्टेडी स्टेट में जाके क्या हुआ, E बाय एक्स डी। तो है ये सिमेट्रिकली, देखो है ये सिमेट्रिकल, जैसा ऊपर है वैसा ही नीचे है। ये मत सोचना ये एसिमेट्रिकल करंट है। ये कौन सा करंट है, सिमेट्रिकल या एसी कंपोनेंट है। लेकिन जैसा मैंने बताया एसी कंपोनेंट कांस्टेंट नहीं होता, ये भी समय के साथ गिरता है। समझ गए? अब समझ आ गया ना, सब ट्रांजिएंट, ट्रांजिएंट और स्टेडी स्टेट तीन रिएक्टेंसेस क्यों होती हैं, मशीन के अंदर क्या चलता है। और मेरे बच्चों अगर दिक्कत आ रही है ना इसको समझने में, तो आप लोग क्या करेंगे, एक बार सिंक्रोनस मशीन का यार लेक्चर देखना पड़ेगा। उसके बिना फॉल्ट को इतनी डिटेल में पढ़ना इम्पॉसिबल है। या तो ऊपर ऊपर से पढ़ लो, तीन रिएक्टेंस होती हैं, एक्स डी डबल डैश, एक्स डी डैश और एक्स डी। क्यों होती हैं, कैसे होती हैं, इसको जाने दो, क्योंकि न्यूमेरिकल में तो ये काम आना नहीं, तो या तो इसको इग्नोर कर दो। लेकिन अगर इंटरेस्ट है कि नहीं सर मुझे तो पता करना है ये क्यों आया, कैसे आया, क्या हो रहा है मशीन के अंदर, तो बेटा फिर सिंक्रोनस मशीन की नॉलेज की जरूरत पड़ेगी। मैंने पहले भी बताया था फॉल्ट और स्टेबिलिटी ये दो ऐसे टॉपिक हैं विच मेक यूज ऑफ सिंक्रोनस मशीन, या ये कह दो पावर सिस्टम 2 वाला जो पार्ट है दैट नीड्स द नॉलेज ऑफ सिंक्रोनस मशीन। अब देखो यार रिएक्टेंस जो होती है ना, एक्चुअल में रिएक्टेंस ग्रेजुअली बढ़ के कांस्टेंट होती है, लेकिन हमने सिर्फ तीन रिएक्टेंस मान ली, सब ट्रांजिएंट, ट्रांजिएंट और स्टेडी स्टेट। क्योंकि यार देखो रिएक्टेंस इज अ फंक्शन ऑफ टाइम, देख रहे हो ना एक्स एक्सिस पे टाइम है, तो मैं क्या कह रहा हूं, रिएक्टेंस इज अ फंक्शन ऑफ टाइम। तो यार हर सेकंड पे अलग अलग रिएक्टेंस कौन लेगा, इसीलिए हमने क्या कर दिया यार, हमने ना यहां पे ऐसे अप्रोक्सीमेट कर दिया, समझ रहे हो, ऐसे ये अप्रोक्सीमेशन ले लिया यार, क्योंकि अब हम लोग इनफाइनाइट नंबर ऑफ रिएक्टेंस नहीं ले सकते। यहां तो देखो हर पॉइंट पे वैल्यू अलग है, इतनी रिएक्टेंसेस नहीं ले सकते, तो उसे तीन में तोड़ दिया, सब ट्रांजिएंट, ट्रांजिएंट और स्टेडी स्टेट। समझ गए? अब आता है कि इफेक्ट क्या होता है शॉर्ट सर्किट फॉल्ट का। तो यार देखो मैंने आपको अभी बताया कि हमारे पास एक स्विंग इक्वेशन है जो डेराइव मैं आपको स्टेबिलिटी में कराऊंगा, h बाय पाई एफ डेल स्क्वायर डेल्टा बाय डी टी स्क्वायर is PS minus P. Now during fault PE is 0। ठीक है, PE क्यों 0 था मेरे बच्चे, क्योंकि ओनली, ये बात तो अब जो है ना दिमाग में बिठा लेना, ये आपको कोई बताएगा नहीं कि ओनली रिएक्टिव पावर फ्लोज ड्यूरिंग फॉल्ट। क्यों? क्योंकि लोड तो है नहीं और सिस्टम में सिर्फ क्या है, रिएक्टेंस ही रिएक्टेंस है, तो पावर भी कौन सी फ्लो करेगी, रिएक्टिव पावर। जिस कारण से बच्चों ये जो एक्सेलरेशन है ये पॉजिटिव आ जाती है। अगर एक्सेलरेशन पॉजिटिव आ जाती है मेरे भाई, तो आपकी जो स्पीड है,
स्पीड बढ़ जाती है, ठीक है, और फिर जो फ्रीक्वेंसी है जो कि है Pn/120 ये भी आपकी बढ़ जाती है। तो मैंने बताया था, देखो लास्ट लेक्चर में मैंने एक एजम्पशन लिखवाया था कि भाई फ्रीक्वेंसी कांस्टेंट मान के चलेंगे। तब आप लोगों ने पूछा था सर जनरेटर पे क्या इफेक्ट होता है फॉल्ट आने का, और मैंने आपको बताया था बेटा कि फ्रीक्वेंसी अक्सर बढ़ जाती है, और इससे पहले फॉल्ट क्लियर हो फ्रीक्वेंसी में 1 से लेके 2 हर्ट्ज तक का डिफरेंस आ जाता है, 1 हर्ट्ज से लेके 2 हर्ट्ज तक का, बट उस चेंज को हम इग्नोर करते हैं। अदरवाइज हर बार पावर सिस्टम नया बनाना पड़ेगा, नई फ्रीक्वेंसी पे नई रिएक्टेंस और नया नेटवर्क, ठीक है। अब आ जाओ 3 फेज फॉल्ट पे, ठीक है। हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं बेटा सिमेट्रिकल फॉल्ट का एनालिसिस कि 3 फेज फॉल्ट को कैसे एनालाइज करते हैं। अब इसमें देखो हमने सिस्टम में क्या दिखाया है, सिस्टम में हमने ना एक इक्विवेलेंट मॉडल दिखा दिया है। ये इक्विवेलेंट मॉडल हो गया है जिसके अंदर यार एक ईएमएफ है और एक रिएक्टेंस है। अब सर ये ZF क्या है बेटा, ये ZF को बोलते हैं फॉल्ट इंपीडेंस। ऐसे सोचो, मान लो आप कह रहे हो कहीं पे ग्राउंडिंग आ रही है, यार ग्राउंडिंग जैसे कि आपकी ट्रांसमिशन लाइन अगर टावर से जुड़ गई, अगर ट्रांसमिशन लाइन टावर से जुड़ गई, और क्यों जुड़ गई, क्योंकि उस पे पेड़ की कोई टहनी गिर गई, सपोज पेड़ की कोई टहनी गिर गई जिस कारण से वो टावर से जुड़ गई। अब ये जो पेड़ की टहनी है मेरे बच्चे, इसका कुछ इंपीडेंस तो होगा, कुछ तो इंपीडेंस होगा, दैट इज ZF, दैट इज ZF। यानी जब कोई शॉर्ट सर्किट, कोई ग्राउंडिंग आती है, तो ग्राउंडिंग के साथ जो बीच का मीडियम है उसका इंपीडेंस है ZF। अब मेरे भाई देखो, ये जो सिस्टम होता है ना आपका, ये परफेक्टली बैलेंस्ड है। कैसे परफेक्टली बैलेंस्ड है, क्योंकि देखो हमें ये पता है कि इंड्यूस्ड EMF is always balanced and has positive sequence। ये मैंने सीक्वेंस नेटवर्क में बताई थी ना बात, कि इंड्यूस्ड EMF हमेशा बैलेंस आता है और उसका ना हमेशा पॉजिटिव सीक्वेंस आता है, हमेशा उसका पॉजिटिव सीक्वेंस आता है। इस कारण से हम क्या कह रहे हैं कि EMF तो बैलेंस है। दूसरा रीजन, ईच फेज हैज इक्वल इंपीडेंस, भाई सभी फेज में बराबर इंपीडेंस है, बराबर EMF है, तो हेंस करेंट्स आर ऑल्सो बैलेंस्ड। अब देखो यार, बहुत सारी बुक्स के अंदर आपको ऐसा दिखेगा कि ये चीज इन्होंने सिमेट्रिकल कंपोनेंट से डिराइव की होगी, सिमेट्रिकल कंपोनेंट से प्रूव करेंगे कि सिस्टम बैलेंस्ड है। लेकिन मेरे भाई थोड़ी सी कॉमन सेंस लगाई जाए, EMF भी बैलेंस्ड है और तीनों फेज की इंपीडेंस भी बराबर है। मैंने आपको बताया था एक सिस्टम तब बैलेंस कहलाता है जब उसका सोर्स भी बैलेंस हो और उससे जुड़ा लोड भी बैलेंस हो। अब सोर्स तो हमेशा बैलेंस होता है, दैट वी नो, लेकिन तीनों फेज में अगर अलग अलग इंपीडेंस आ जाए तो आपका लोड अनबैलेंस हो जाता है। लेकिन यहां तो तीनों फेज में इंपीडेंस भी बराबर, तीनों EMF भी बैलेंस, तो बेटा तीनों करंट भी बैलेंस। तो दिस इज अ बैलेंस सिस्टम। और बैलेंस सिस्टम में आप क्या कर सकते हो, पर फेज एनालिसिस कर सकते हो, ऐसे न्यूट्रल से न्यूट्रल को जोड़ के। तो मैं क्या कहूंगा, आइए इनके मैग्नीट्यूड्स की बात कर रहा हूं, इक्वल टू IB इक्वल टू IC, EMF बाय Z1 प्लस ZF। आप कहोगे सर ये Z1 क्या है, Z1 इज पॉजिटिव सीक्वेंस इंपीडेंस, क्योंकि जब सिस्टम बैलेंस्ड है तो देयर इज नो नेगेटिव और जीरो सीक्वेंस, है ना। सिस्टम जब बैलेंस है तो नेगेटिव और जीरो क्यों आएंगे, तब सिर्फ क्या रहेगा, पॉजिटिव सीक्वेंस, पॉजिटिव। अगर आप चाहते हो ना नेगेटिव आए, तो बेटा आपको EMF का ही सीक्वेंस नेगेटिव कर देना पड़ेगा। अगर खुद EMF नेगेटिव सीक्वेंस है तो उससे नेगेटिव सीक्वेंस करंट बनेगा, लेकिन अभी EMF पॉजिटिव सीक्वेंस है, सिस्टम बैलेंस्ड है। इस वजह से मेरे बच्चे, इस वजह से क्या होगा,
इस वजह से इंपीडेंस भी आपकी सिर्फ और सिर्फ आएगी पॉजिटिव सीक्वेंस। ये आ गया हमारे पास करंट। तो ये जो करंट आ रहा है मेरे भाई, इसको कहते हैं फॉल्ट करंट। फॉल्ट करंट। सर फॉल्ट करंट क्या होता है? जो करंट बेटा फॉल्ट में जाता है उसे कहते हैं फॉल्ट करंट। लेकिन यार देखो, फॉल्ट एनालिसिस जो किया जाता है ना, वो हमेशा पर यूनिट में करते हैं। अब मैंने बताया था एक एजम्पशन में आपको लास्ट लेक्चर में कि फॉल्ट एनालिसिस इज डन अंडर नो लोड कंडीशन। ऐसा बताया था ना। लोडेड वाला भी कराऊंगा कि अगर लोडेड होगा तब क्या होगा, बट अभी के लिए समझो कि अगर नो लोड कंडीशन में बेटा फॉल्ट एनालिसिस कर रहे हो तो आप क्या कहोगे? देयर इज नो वोल्टेज ड्रॉप, कोई ड्रॉप ही नहीं आएगा। तो ईएमएफ इज इक्वल टू द रेटेड वोल्टेज। और रेटेड वोल्टेज बेटा पर यूनिट में कितनी होती है? तो आप इसको ले सकते हो 1∠0 पर यूनिट। इस कारण से आपका फॉल्ट करंट पर यूनिट में क्या आएगा? 1∠0। नीचे इंपीडेंस भी पर यूनिट में ले लो, इंपीडेंस भी पर यूनिट में ले लो। ये आ गया आपका फॉल्ट करंट। ठीक है, ये आ गया आपका फॉल्ट करंट का मैग्नीट्यूड। अब यार फॉल्ट करंट अगर आपको एक्चुअल वैल्यू में चाहिए, इन एक्चुअल वैल्यू, या तो आप ऐसा कर लो, IF इज IF पर यूनिट इंटू I बेस। या दूसरा तरीका क्या है? यूज IF इक्वल टू E बाय Z1 प्लस ZF। लेकिन अब यहां E क्या रखोगे? E इज द रेटेड फेज वोल्टेज। ये ध्यान रखना, अगर जैसे 11 kV का सिस्टम है तो 11 मत रखना, 11/√3 रखना। रेटेड फेज वोल्टेज रखोगे। ठीक है, तो बेटा बिल्कुल एकदम बेसिक से समझा दिया है कि फॉल्ट करंट कैसे निकालना है। लेकिन फॉल्ट करंट निकालने के लिए मेरे बच्चे आपको ईएमएफ और एक इंपीडेंस में सिस्टम को लाना पड़ेगा। और ये कैसे होगा? जब आप ड्रॉ करोगे रिएक्टेंस डायग्राम। जब आप एक रिएक्टेंस डायग्राम ड्रॉ कर लेते हो ना, तब आप एक पूरे सिस्टम को एक वोल्टेज सोर्स और एक इंपीडेंस से रिप्लेस कर सकते हो। अगर पूरे सिस्टम को एक वोल्टेज सोर्स और इंपीडेंस से रिप्लेस कर दिया, तब आपका इस तरह का एनालिसिस पॉसिबल है। अब आती है बात शॉर्ट सर्किट एमवीए। शॉर्ट सर्किट एमवीए, तो देखो इसका मतलब क्या होता है? एपरेंट पावर, ध्यान से सुन लो, एपरेंट पावर, भले ही ज्यादातर पावर फॉल्ट के दौरान रिएक्टिव होती है, बट हम एपरेंट पावर बोल रहे हैं, डिलीवर्ड बाय सोर्स ड्यूरिंग फॉल्ट। ठीक है, फॉल्ट के दौरान जो भी पावर बेटा सोर्स डिलीवर करेगा वो कहलाएगा शॉर्ट सर्किट एमवीए। अब देखो यार, आपने ना सिमेट्रिकल कंपोनेंट में एक फॉर्मूला पढ़ा था, S इक्वल टू 3VA0 IA0 कॉन्जुगेट VA1 IA1 कॉन्जुगेट VA2 IA2 कॉन्जुगेट। और इसी में मैंने ये बताया था, जब आप पर यूनिट में आते हो बच्चे तो आप 3 हटा देते हो, तो आप लिखते हो VA0 IA0 कॉन्जुगेट VA1 IA1 कॉन्जुगेट VA2 IA2 कॉन्जुगेट। ठीक है, ये लिखते हो। अब यार एक चीज देखो, आपको ये भी तो मालूम है, इंड्यूस्ड EMF इज ओनली पॉजिटिव सीक्वेंस, इज ओनली पॉजिटिव सीक्वेंस। इंड्यूस्ड EMF में सिर्फ और सिर्फ पॉजिटिव सीक्वेंस होता है बेटा, सिर्फ पॉजिटिव सीक्वेंस। इसी वजह से आप यहां लिख देते हो VA1 IA1 conjugate. Now EMF in positive sequence is 1∠0.
तो एपरेंट पावर क्या हो गई, ये हो गई ना। आइए बताया था नो लोड पे EMF 1 एंगल 0 होता है। तो अगर सिर्फ मैग्नीट्यूड की बात करें तो ये होगा, ये सिर्फ किसकी बात कर रहा हूं, मैग्नीट्यूड की। और ये तो अभी आपने निकाला ही है पर यूनिट में, ये निकाला है ना। अब मैं कहता हूं शॉर्ट सर्किट MVA कैसे निकलेगा भैया, ये पर यूनिट पावर है, इसमें बेस मल्टीप्लाई कर दो यार, समझ रहे हो, ये हुआ S बेस बाय। लेकिन यार देखो इसके अंदर ना सबसे इंपॉर्टेंट रूल बेटा ये है, ये अनसिमेट्रिकल फॉल्ट में भी काम देगा, ये मत भूल जाना कि पर यूनिट वैल्यू ऑफ द फॉल्ट MVA इज इक्वल टू द पॉजिटिव सीक्वेंस करंट इन पर यूनिट। पॉजिटिव सीक्वेंस करंट इन पर यूनिट, ऐसा मैं क्यों कह रहा हूं, क्योंकि बेटा जब आप अनसिमेट्रिकल फॉल्ट में जाएंगे तब आप एक चीज ऑब्जर्व करेंगे, तब आप एक बहुत बढ़िया चीज ऑब्जर्व करेंगे कि वहां फॉल्ट करंट और पॉजिटिव सीक्वेंस करंट अलग अलग आते हैं। यहां तो देखो यार करंट में एक ही सीक्वेंस है, सिर्फ पॉजिटिव सीक्वेंस है, तो करंट, टोटल करंट या पॉजिटिव सीक्वेंस करंट बराबर है, ठीक है। यहां पे आपका टोटल करंट और पॉजिटिव सीक्वेंस करंट बराबर है, देयर इज नो नेगेटिव और जीरो सीक्वेंस। लेकिन मेरे बच्चे अनसिमेट्रिकल फॉल्ट में नेगेटिव भी आएगा, जीरो भी आएगा, तो फॉल्ट करंट और पॉजिटिव सीक्वेंस अलग अलग होंगे। तब इस बात को याद रखना बहुत जरूरी है दैट पर यूनिट फॉल्ट MVA इज इक्वल टू पर यूनिट फॉल्ट करंट, सॉरी पर यूनिट पॉजिटिव सीक्वेंस करंट। बहुत सारे लोग गलत क्या पढ़ाते हैं, यहां पे आपको IF लिखवाते हैं। गलती मत करना बेटा, ऐसी गलती मत करना, क्योंकि वोल्टेज होती ही नहीं नेगेटिव और जीरो सीक्वेंस में, तो नेगेटिव एंड जीरो सीक्वेंस कैन नॉट डिलीवर पावर, समझ रहे हो। EMF सिर्फ किस में है, पॉजिटिव सीक्वेंस में, जो ओनली पॉजिटिव सीक्वेंस कैन डिलीवर पावर, अदर सीक्वेंसेस कैन ओनली एब्जॉर्ब। वो ले तो सकते हैं बेटा, दे नहीं सकते, दे डू नॉट हैव एनी सोर्स। चमका ये बात क्लियर हो गई। तो बच्चों फिर आज के लिए इतना ही, अब टाइम आ गया है क्विज का, अब टाइम आ गया है बेटा आज के क्विज का। लेट्स सी द क्विज। बट बेटा इसके लिए भी पासवर्ड लगता है, यू वेरी वेल नो दैट। जल्दी से पासवर्ड बता दो यार, जल्दी से पासवर्ड बता दो सारे लोग कि क्विज का पासवर्ड क्या है, हमारी क्विज का पासवर्ड क्या है। बहुत बढ़िया, बहुत ही बढ़िया। कुछ बच्चों ने लिख भी दिया है, कुछ बच्चे लिख रहे हैं, जल्दी से सारे लिख दो यार। लेट्स क्रैक इट, लेट्स क्रैक इट, ठीक है, लेट्स क्रैक इट गाइस। क्योंकि अगर आपको ये लेक्चर समझ आया है तो आप इन क्वेश्चंस का आंसर जरूर दे पाएंगे। फर्स्ट, इन ट्रांजिएंट रीजन द फ्लक्स इन द फील्ड वाइंडिंग इज जीरो, ट्रू और फॉल्स, ट्रू और फॉल्स बेटा। ट्रांजिएंट रीजन में फील्ड वाइंडिंग का फ्लक्स शून्य होता है। 3, 2, 1 एंड द टाइम इज अप, फॉल्स। ट्रांजिएंट रीजन में बेटा फ्लक्स ऑफ डैम्पर वाइंडिंग इज जीरो। मैंने बताया था ना डैम्पर वाइंडिंग का ट्रांजिएंट पहले खत्म होता है। अगला, शॉर्ट सर्किट MVA इज गिवन बाय फॉल्ट करंट इन पर यूनिट। शॉर्ट सर्किट MVA की वैल्यू IF के बराबर होती है PU में। जल्दी से बताओ, ये तो लास्ट में बताया है। 3, 2, 1 एंड द टाइम इज अप, फॉल्स। हमने अभी क्या देखा, शॉर्ट सर्किट MVA इन पर यूनिट इज IA1 इन पर यूनिट। आखिरी क्वेश्चन बेटा आपके लिए, आखिरी मौका जरूर बनाना। सिमेट्रिकल AC करंट ड्यूरिंग फॉल्ट डीकेज ड्यू टू। AC करंट किस कारण से डीके करता है, AC करंट क्यों डीके करता है। कल हमने देखा था DC ऑफसेट क्यों डीके करता है, आज है AC क्यों डीके करता है। एंड द टाइम इज अप, आंसर इज रिएक्टेंस। हमने ये बोला था ना, समय के साथ रिएक्टेंस बढ़ती जाती है तो हमारा करंट घटता जाता है, हमारा करंट भैया घटता जाता है, ठीक है। चमक गया बढ़िया तरीके से। तो इसके आगे सिमेट्रिकल फॉल्ट का पोर्शन हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में लेने वाले हैं बेटा। लेकिन अभी जाइएगा नहीं, कुछ चीजें और सुन के जाना। ये हमारा बैच स्टार्ट हो रहा है बेटा 21 दिसंबर से प्लस पे, और इसमें जनवरी में मैं लेके आ रहा हूं क्या,
नेटवर्क एनालिसिस और विशाल सर लेके आ रहे हैं सिग्नल्स एंड सिस्टम। तो बेटा अभी आ जाओ प्लस पे, जो भी बच्चे 2022 की तैयारी कर रहे हैं, और आपको कोड लगा देना है अंकित ESE। और अपने EC इलेक्ट्रॉनिक्स वाले दोस्तों से भी कह देना कि अंकित सर ने प्लस पे बुलाया, क्योंकि बेटा EC का बैच भी सेम डेट से स्टार्ट हो रहा है। यहां भी आप सेम कोड लगा के आ सकते हो अंकित ESE। तो इस बार EC वालों की भी शिकायत मिटा देंगे। उन्होंने क्या बोला कि सर आप कोई कॉमन सब्जेक्ट क्यों नहीं लेते, हम लोग तो पढ़ ही नहीं पाते आपसे। तो बेटा इस बार ले रहा हूं कॉमन सब्जेक्ट नेटवर्क, ठीक है। अब बच्चों अगर आप अंकित ESE कोड लगाते हो तो 1 ईयर की फीस लगेगी आपकी 27,225, 1.5 ईयर 34,650 और बेटा 2 इयर्स की फीस है 39,600। तो बेटा अगर आप कोई कोचिंग भी लगाओगे ना, लोकल कोचिंग, तो भी आपका मंथली फीस इससे ज्यादा पड़ेगा, जिसमें आपको सारे एग्जाम्स कवर करा के दे रहे हैं। गेट, ESE, सारे AE एग्जाम, सारे PSU एग्जाम, अलॉन्ग विद रिवीजन, टेस्ट सीरीज, मटेरियल, एवरीथिंग। तो बेटा इतना सस्ता 1650 पर मंथ, इतना सस्ता नहीं पड़ सकता। इसीलिए मैं तो ये कहूंगा 2 साल वाला सब्सक्रिप्शन ले लो, क्योंकि पर मंथ की जो फीस है वो कम पड़ती है। और मेरे बच्चों अगर अफोर्ड नहीं कर सकते, आपको लगता है सर बहुत महंगा है, तो मेरे बच्चों EMI ऑप्शन भी तो अवेलेबल है, वो भी 0% इंटरेस्ट के साथ। तो कोई इंटरेस्ट तो लगना नहीं, 1 साल में पे कर देना आराम से EMI के थ्रू, ठीक है। तो आ जाओ यार, ये मत रीजन दो कि सर अनअफोर्डेबल है, महंगा है। बेटा 1600 या 2000 रुपए पर मंथ EMI की फॉर्म में पे करना फीजेबल है एक एवरेज मिडिल क्लास स्टूडेंट के लिए भी। और अगर उतना भी नहीं हो पाता तो फिर बेटा ये YouTube चैनल तो है ही, ये YouTube चैनल तो आपके साथ हमेशा खड़ा है। आइकॉनिक के लिए अगर जाओगे, आइकॉनिक के बेनिफिट वीडियो के शुरू में देखना, तो 1 ईयर का फीस है 45,225 और 2 ईयर का 66,600। इसके अंदर मेनली आपका एडिशनल क्या आता है, टीचर्स के साथ पर्सनल इंटरैक्शन, स्टडी मटेरियल और एक कोच जो कि आपको डे इन डे आउट गाइड करता रहता है, आपकी तैयारी को मॉनिटर भी करता है। यानी आपको कांस्टेंट फीडबैक मिलता रहेगा कि आप सही ट्रैक पे हो या फिर ट्रैक से पलट गए हो। और बेटा ये मेरी अनअकैडमी प्रोफाइल है, इसे याद से फॉलो कर लेना। आज ही ऐप डाल लो और मुझे फॉलो कर लो। जब जब मैं लाइव आऊंगा यू विल गेट अ नोटिफिकेशन। और बेटा अकाउंट बनाते वक्त वो मांगेगा इनवाइट कोड, तो आप इनवाइट कोड क्या दे देंगे, आप इनवाइट कोड देंगे अंकित ESE, जो कि मेरा कोड है। तो वहां से ये मालूम चलता है कि आपको अंकित सर ने बुलाया। और बेटा ये है मेरा टेलीग्राम चैनल, अगर आप मुझसे कनेक्टेड रहना चाहते हो, मुझसे जुड़ना चाहते हो, तो मेरे टेलीग्राम चैनल के थ्रू बेटा आप जुड़ सकते हैं। एंड यू विल गेट ऑल द अपडेट्स, ऑल द इनिशिएटिव्स, सारी इंफॉर्मेशन मिलेगी। तो भले ही आप प्लस यूजर हो या नहीं हो, यूट्यूब हो, स्पेशल हो, कुछ भी हो, आप यहां आ जाओ ताकि कोई इंपॉर्टेंट अपडेट मिस ना हो जाए। और मेरे बच्चों हमारे अदर चैनल्स को भी शेयर कर देना यार, मैकेनिकल, सिविल, तेलुगु, SSC JEE, कंप्यूटर साइंस, गेट क्वेश्चन, जंक्शन, पाठशाला, GS टर्मिनल, ठीक है। तो ये GS टर्मिनल और SSC JEE आपके JEE और AE एग्जाम्स के लिए। पाठशाला पे मिलता है एनिमेटेड कंटेंट, जंक्शन पे मिलेंगे शॉर्ट वीडियोस बेस्ट वे में, और बेटा गेट क्वेश्चन पे मिलेंगे PYQs के वीडियो सॉल्यूशन। सो थैंक यू एवरीवन। वीडियो को शेयर जरूर करना यार, लाइक जरूर करना, और इस चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी बजा देना। और अभी जाने का नहीं बेटा, अभी जाने का नहीं, अभी आपको जानना है अनअकैडमी कॉम्बैट के बारे में। तो कॉम्बैट के बारे में जरूर जान लेना, देन ओनली यू गो, बिकॉज गेट का महासंग्राम आने वाला है, दैट टू फ्री ऑफ कॉस्ट, और जिसमें बेटा आपके पास चांस है एप्पल मैकबुक एयर जीतने का, एप्पल एयरपॉड्स जीतने का, आईपैड जीतने का। ये सब चीजें बेटा आप जीत सकते हो अगर आप गेट के महासंग्राम का हिस्सा बनते हो। तो एक बार देख लो, फिर यू लीव एंड अटेंड योर नेक्स्ट क्लास। थैंक यू। It's time to experience something glorious. Unacademy Combat. Compete, crack, conquer. A challenging GATE contest engineered to give you an experience like none other. where you put your knowledge to test. And battle it out with the best. To bring out the best in you, Unacademy Combat is the most competitive, gamified contest for GATE till date, with the best of the questions by best educators. With detailed video solutions from top educators right after each contest.
Combat live with peers to get real-time rankings and win big. Participate in every contest to improve your ratings. Challenging contests every fortnight or alternate Sunday. Live ranking after every question. Big rewards for top rankers. Your passion to crack gate deserves this. Your hard work towards your dream deserves this. Fuel your inner fire for the ultimate gate challenge. Unacademy Combat. Register now. It's time